एपिसोड 49। बिस्तर में नींद दराज होने और चाय से लुत्फानंदोज होने के दौरान मैंने दरपेश आने वाले हालात पर गौर करना शुरू कर दिया। यह हकीकत थी कि मैडम जिन हालात से गुजर रही थी उन हालात का तकाजा बखूबी निभाते हुए बिजली की सी मुस्तैदी से आगे बढ़ रही थी, मगर गैर मामूली खुनखरात के गुजरने पर यह एहसास बड़ा मायूस कुन था कि हम कोई खातरखा कामयाबी हासिल नहीं कर पाए थे। पीरूमाची का एक खतरनाक गैंग हमारे हाथों तबाह हो गया था। उसके बहादुर और जंगजू साथी मौत से हमकिनार हो गए थे। आखिरी शख्स भी अपनी हिमाकत की बदौलत लुक्मा अजल बन गया था। उससे मिलने वाली नाकाफी मालूमात के मुताबिक पीरू माची इस वक्त तन्हा था और दरिया के पार महफिल यारा में मदहोश पड़ा था। बैद ना था कि उसे अब तक अपने गैंग पर पड़ने वाले शब खून का इल्म ही ना हुआ हो और वो मौजो मस्ती में गर्क हो। दरियाई इलाके में मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क नहीं था, इसलिए खबर रसानी का वो मैार कायम नहीं हो सका था जो बड़े शहरों या कदरे मॉडरेट इलाकों में कायम हो गया था। पीरूमाची को पुलिस के छापे की खबर भी नहीं मिली होगी। पीरूमाची के बारे में ये राय भी कायम की जा सकती थी कि वह अलग सुबह दरिया के इस पार आ गया हो और उसे ना सिर्फ अपने डेरे की बर्बादी बल्कि अपने तमाम कारिंदों की हलाकत का भी इल्म हो गया हो। ऐसी हालत में वो अपना मुंह नोच रहा होगा और उसके दोनों पैर हर आन अंगारों पर पड़ रहे होंगे। ना सिर्फ हमने बल्कि पुलिस अहलकारों ने भी अपनी आमद का कोई सबूत डेरे पर नहीं छोड़ा था। मैं इस कज़िये पर इसलिए ज़्यादा गौर-व-ख़ोज़ कर रहा था क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे मैडम के साथ पीरूमाची को ट्रेस करने के मिशन पर निकलना था। तजुर्बे से पता चला था कि मैडम अपने प्यारों की तलाश में जज्बाती अंदाज में सोचती थी और उड़कर अपनी अम्मा और सीमू तक पहुंचना चाहती थी। वो किसी भी रुकावट या उलझन को खातिर में लाने पर तैयार ना थी, जबकि इन हालात में बड़ी सब्र आजमाई की ज़रूरत होती है। जो कुछ भी करना था मुझे ही करना था। ना सिर्फ पीरूमाची के कामयाब ताक़ुब का प्लान मुरतब करना था बल्कि मैडम के जज्बाती रवैये और अंधे इक़दामात का भी ख्याल रखना था। उसके और मेरे दरमियान मालिक और मुलाजम की फितरी रुकावट हायल थी। मैं उसे तरगीब दे सकता था, हुक्म नहीं। शुक्र की बात यह थी कि वो मेरी बात मान लेती थी। 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका था मगर मैडम नीचे नहीं आई थी। मैं इंतज़ार की कोफ में मुब्तला था जब गेस्ट हाउस में मीरू शाह की मखसूस आवाज़ उभरी। वो जवार से उलझता हुआ मेरे कमरे की तरफ आ रहा था। चंद लम्हों बाद उसकी शक्ल दिखाई दी। पानखोरी की वजह से सुर्ख बातें कानों तक फैल गई थी और शोक आवाज़ कमरे में गूंजी। अड़े लाडे मियाँ, ऊंची परवाजा पर उठ जावत है। क्या बात होवत है गुंचे? है माड़ा गुंचा एकदम फर्स्ट क्लास रोज बन जावत और महारानी को अपनी खुशबू की लपेट में ले लेवत है। उसके मिखमिन्नी वजूद में बला की मुस्तैदी भरी हुई थी। चेहरा भले झुर्रियों से भरा हुआ था मगर मैंने उस पर कभी थकन या नकाहत नहीं देखी थी। मैंने उसे रस्मी अंदाज में खुशामदीद कहा। जिंदाबाद माड़े लाटे खान, माड़ी रानी जी तेरे पर जी जान से सदकी वाले जावत है। वो क्या बोलत है कि फरिश्ता है? वो लाडी माड़े गुंचे पे फरिश्ता हो जावत है। बोलत है कि शहरियार से ज़्यादा बहादुर तो जालिम दुनिया में कोई नहीं है। अड़े मारे गुंचे, माड़ी जगह रख लेवत, ये ना हो कि तुम महारानी को आंख मकटक्के में चित कर लेवत और माड़ी रोटी रोजी बंद हो जावत। कैसी बातें करते हो शाह जी? मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मैं जितनी ऊंची भी परवाज कर लूँ, जहाँ तुम हो वहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। मैडम तुम्हारी बहुत कदर करती है। साली खाक कदर करत है, जरूरतें एक दूसरे के पास खींच लावत है। माड़ी शक्ल सोनी, माड़ा पिंडा लोहे माफिक, माड़ी दौलत सात समंदर पार तक फैली होवत, कुछ भी तो ना होवत माड़े पास। ए लाटे खान, ये जरूरत वरगत जो मैडम मेरा दम भरती है ना, इस गलत फहमी को दिल में जगह न देवत कि तेरे को कुदरत ने बहुत सोनी शक्ल दे रखी है। नहीं लाटे खान, ये जालिम दुनिया जरूरतों की मारी होवत है बस। वो दानिश्वरों के अंदाज में हाथ लहरा लहरा कर मुझे समझा रहा था। मैंने देखा कि उसकी आंखों में अजीब यासियत और शिकस्त खुर्दगी के परतों चिलमिला रहे थे। शायद वो अपने किसी दुख की दहलीज पर शिकस्ता जान खड़ा था और कुव्वत बयान नहीं रखता था। हाँ शाह जी, तुम ठीक कहते हो। दुनिया अपनी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखती है। मैडम को मुझसे या तुमसे प्यार नहीं है, बल्कि उसे अपनी दौलत के जिन को फीड करने के लिए हमारी ज़रूरत है। घोड़ा या कुत्ता, दोनों जवान और ताकतवर होवे तो मालिक को भावे, जरा कमजोर या लूले लंगड़े हो जावे तो गोली से ठंडे हो जावे। मीरू शाह बुढ़ा था, रो परेड घोड़ा होवत, शहरियार छरेरा गुल टेरियर, मैदान के शाहजोर, मालिक के वफादार। तुम बाजी हार जावे, मीरू शाह रेस हार जावे, ना आगे के ना पीछे के। ढिशूं। उसने दाएं हाथ से पिस्तौल का मखसूस निशान बनाया और मुंह से फायर की आवाज निकाली। माड़ी रानी बड़ा प्यार करा था तेरे से लाडे। हाँ,
तेरा नाज नखरा उठावत, पर कब तक? जब तक रगों में जवानी दौड़त है। पहले कहवत थी, जोरावर बड़ा जोरावर होवत है, भरे मुल्तान में को उससा कहाँ। अब बोलत है कि शहरियार तो जोरावर का तोड़ होवत है। अब साली गन्ना चोपे है, एक दिन फोक फेंकेगी। हाय, शाला जग में औरत का रंग रूप न उजड़त, शाला गबरू की जवानी न रूठत। मैं मीरू शाह की शख्सियत के बारे में बहुत मुतजस्सिस था। बहुत सी बातें पूछना चाहता था, मगर कभी इतनी मोहलत नहीं मिली थी। अगर कभी मिल बैठे भी तो उसकी बातें खत्म होने में ना आई। वो बहुत बातूनी था। तुम्हें मैडम ने बुलाया था, क्या कहा? मैंने बात बदली। क्या बोला था? परेशान बुद्धि बना के बोला था कि उसकी अम्मा और भाई को पीरू माची ने अगवा करा था, छुड़ाने जावत है, माड़े लड़े को साथ लेकर। माड़ी खोपड़ी बोलत कि जिस अंगने से वास्ता ताल्लुक न रहवत, उस राह पर क्यों जावत। पर साली की खोपड़ी के सुराख बंद हो जावत है, बोले है कि जावत है, न रुकत है। मीरू शाह गुस्से से बोलत कि जावे, मौत के मुंह में हाथ डालत। मीरू शाह के नातावा वजूद पर बरहमी आ सवार हुई। मैं समझ गया कि मैडम ने उसकी बात नहीं मानी, बल्कि पीरू माची के ताक़ुब में जाने पर कमर बस्ता थी। तभी मीरू शाह बरहम हो गया था। तुम्हारे ख्याल में मैडम को अपने खानदान को पीरू माची या हालात के रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए? तो और क्या, वो साले क्या लगा था रानी के। वो मैडम के रिश्तेदार हैं और मेरे देखने में आया है कि उन्हें मैडम से रिश्तेदारी की पादाश में अगवा किया गया है। लाडे मियाँ, जिस कने को अपनी कमजोरी बनावत, दुश्मन उसके पीछे लग जावत है। शाह जी, कमजोरियों से जान छुड़ाई जा सकती है, मगर अपने प्यारों को कैसे अपनी जिंदगी से निकाला जा सकता है? अरे क्या बोला था यार, कौन सा साला रिश्तेदार होवत, कौन यार होवत, सब अपनी अपनी हयाती गुजारत है। हर जान का वारिस होना रब होवत है, ना कि मीरूशा ठेकेदार होवत है। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर उसने हाथ के इशारे से रोक दिया। छोड़ देवत लाडे मियाँ इन मुई बातों को, और कान खोल कर सुन लेवत। महारानी मुजफ्फरगढ़ जाने को पर तोलत है, तेरे को भी साथ जाने पर जिद करत है। तुम जावे, पर यह ध्यान रख लेवत है कि मीरू शाह की जान इस कमली रानी में अटकी होवत है। उसे कुछ होवत तो फिर ना तुम जिंदा रहवत, ना मीरू शाह, और ना ये जालिम दुनिया। मीरू शाह सब कुछ बर्बाद कर देवत है रानी के नाम पर। समझ आवत है ना? मैं ज़ेरेला मुस्कुरा दिया। तुम फिक्र ना करो शाह जी, मेरे मरने के बाद कोई उस पर हाथ उठाए तो उठाए, वरना मेरे जीते जी ये जुर्रत कोई नहीं कर सकता। उसने फखरिया अंदाज में मेरा कंधा थपथपाया और मोहब्बत से बोला, जिंदाबाद माड़े लाडे, जिंदा रहो और माड़ी रानी को भी जिंदा रखो। अल्लाह हाफिज। मारे को जाने का होवत, अल्लाह हाफिज। वो घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा हुआ और मुझे तनबीही नजरों से देखकर फिर हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। वो अब तक कई मर्तबा तनबीह कर चुका था और मुझ पर बावर कर चुका था कि मैडम की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ हुआ तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर आयद की जाएगी। मीरू शाह के नज़दीक इस जुर्म की सज़ा मौत से कम नहीं थी। मैं कहना तो चाहता था कि अगर मैडम की ज़िंदगी इतनी कीमती है तो फिर उसे कोठी से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, मगर उसने मुझे मोहलत ही ना दी थी। घर के बाहर आम आदमी के लिए भी कदम कदम पर मौत अपना खौफनाक दहाना खोले खड़ी है, जबकि हम तो सुबह तक शाम गोलियों के साए में चलते थे। किसी भी वक्त जिंदगी की डोर कट सकती थी, किसी भी लम्हे सांस का कारवां टूट सकता था। सीमू और उसकी बूढ़ी माँ को तलाश करने के मिशन में मेरे साथ मैडम के बजाय अकील, पियाजी या सखी मोहम्मद भी जा सकते थे, जिनकी जिंदगियां मीरू शाह के नज़दीक मैडम जितनी कीमती नहीं थी। उससे एक फ़ायदा यह भी होता कि मुझे एक वक्त में दो महाजों पर ना लड़ना पड़ता और मेरी यकसुई मिशन की तकमील को हासिल रहती। मगर मीरू शाह से मैं ये बातें नहीं कर पाया। मैं ये भी देख चुका था कि मैडम ने जज्बाती अंदाज में मीरू शाह को भी इनकार कर दिया था और उसके इश्तियाल को अहमियत नहीं दी थी। मैं कमर पर हाथ बांधे टहल रहा था। दिल में नन्ही सी चुभन जाग उठी, जहन में ख्यालात गड़बड़ होने लगे। मुझे अपनी बेबसी और मैडम की जज्बाती कैफियत के एहसास ने अपनी लपेट में ले लिया। मैं सोच रहा था कि सीमू और उसकी माँ बकौल मैडम के उसके कुछ भी नहीं लगते, मगर उनके अगवा की भिनक मिलते ही वो मुसलसल बेचैन और मुस्तरिब थी और हर आन अगवाकारों तक पहुँचना चाहती थी। एक मैं था जो अभी तक अपनी बहन के अगवाकार की तलाश में कश्तियाँ जलाकर नहीं निकला था। परवीन ना जाने के साल में थी। मुझे ये भी इल्म न था कि वो जिंदा थी या जिंदगी के बिसात पर अपना खून बहाकर दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। रंगू कसाई और सरदार हैदर खान धरती के सीने पर दंदनाते फिरते थे, मगर मैंने अभी तक उन पर हाथ नहीं डाला था। मेरी तरह मेरा यार खाला खानजादी अस्मा की दीद को तरस रहा था
और एसपी का बेटा शाहिद सलीम अपनी महबूबा इशरत उर्फ आशी के लिए ठंडी आहें भरता फिरता था। समझ में आने वाली बात थी कि मैडम खुद मुख्तार थी, जबकि मैं उसके दस्ते नगर था। काफ़ी वक्त गुजर गया। मैडम ने तैयार होने में खासी देर लगा दी। उसकी मसरूफियत से फ़ायदा उठाते हुए मैंने फौजी अख्तर से फ़ोन पर रब्ता किया, घर के हालात के बारे में आगाही हासिल की। फौजी अख्तर ने बताया कि मुझे फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं अपनी तवज्जो अपने काम पर मरकूज़ रखूं। मुझे इत्मीनान हुआ कि मेरे घर वाले बखैरियत थे। गैलरी में कदमों की चाप उभरी। मैं खालिउल ज़हनी की कैफियत में खड़ा था और फटी फटी नज़रों से दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहाँ मैडम अपने हुस्न की तमाम तर जलवा सामानियों समेत सरबुलंद खड़ी थी। वो ऑफ वाइट कलर के शानदार सूट में मलबूस थी। उसी रंग के बकल वाले बंद जूते, दस्ताने, फर का दबीज कोट और हैट नुमा जालीदार ऊनी टोपी उसकी शख्सियत को अप्सराई बना रहे थे। कोट के कॉलर खड़े थे, जिन्होंने उसके चेहरे को थोड़ी तक छुपा लिया था। दिखाई देने वाला आधा चेहरा चांद की तरह जगमगा रहा था। वो मेरे गैर मामूली नमक को तड़ गई। ऐसे क्या देख रहे हो? आप बहुत खूबसूरत हैं। तभी नज़र हटाए नहीं हटती। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं वाकई खूबसूरत हूँ। चलो, काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया। अगर तुम्हारा शौक़ दीद पूरा हो गया हो तो हमें मज़ीद वक्त ज़ाया के बगैर निकल पड़ना चाहिए। मैं तैयार हूँ मैडम, चलें। वो एड़ियों के बल घूमी और तेज़ तेज़ कदमों से बाहर की तरफ बढ़ी। आगे पीछे चलते हुए हम गेटवे में आकर रुक गए। ड्राइवर पार्किंग में से लैंड क्रूज़र निकाल लाया और हुक्म का मुंतज़िर हुआ। मैडम ने उसे ड्राइविंग सीट छोड़ने का कहा और बोली, तुमने गाड़ी को अच्छी तरह चेक कर लिया था ना? जी मैडम, फ्यूल कम है, रास्ते से डलवा लीजिएगा। मैडम ने मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठने का हुक्म दिया और तनकीदी नज़रों से लैंड क्रूज़र के अक़बी हिस्से में रखे गए इमरजेंसी सामान का जायज़ा लेने लगी। मुतमईन होकर वो मेरे बराबर में बैठ गई। कोट की जेब से नोटों की गड्डी निकालकर मेरी झोली में फेंकते हुए बोली, फ्यूल टैंक फुल करवा लेना। क्या हम असला नहीं लेंगे? एक शॉर्ट गन, एक केके गन और 2 अदर जर्मन पिस्टल फुल एमुनेशन के साथ डिग्गी में पड़े हैं। चाहो तो अभी उठाकर अपनी गोद में रख लो। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो महज याद दिलाना चाहता था, ताकि भूल जाने की सूरत में आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल हो जाए। तुमने अपनी मंगेतर के सिवा किसी लड़की को नहीं देखा, तभी तुम मुझे हैरान होकर देखते हो और कहते हो कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मगर मैंने बहुत से मर्दों को देखा है, फिर भी तुम्हें देखते रहना चाहती हूँ और कहती हूँ कि यू आर वेरी हैंडसम। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गेट से निकाल के रोड पर डाल दी। मैडम, मैं देहाती हूँ। देहाती हैंडसम नहीं, मजबूत और फौलादी जिस्म के मालिक होते हैं। मेरी शख्सियत में दिखाई देने वाली खूबसूरती आपकी देन है। अपनी चीज़ें मानूस और अच्छी लगती हैं। मैंने कनाडा पलट लड़की का केस मीरू शाह के सुपुर्द कर दिया है। वो उसके चचा और चचाजाद भाइयों, जिनमें से एक उसका शौहर बन चुका है, के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करेगा। वापसी पर मुझे रिपोर्ट देगा। और आपका लाया अमल क्या है? मैं समझती हूँ, मेरा ख्याल था कि उन दोनों को अपनी तहवील में रखने वाला दोबारा फ़ोन पर रब्ता करेगा, मगर अभी तक उसकी कॉल नहीं आई। मैंने 2-3 बार उसके नंबर पर रब्ता करने की कोशिश की, मगर फ़ोन पावर्ड ऑफ मिला। हो सकता है कि अब तब मैं किसी वक्त उसकी कॉल आ जाए। मैंने सखी मोहम्मद को बेट में भेज दिया है। वो बाबा के घर की सफाई करेगा। अगर उसके जाने तक पुलिस वहाँ ना पहुँच गई, वहाँ से जंग जदल के सबूतों और लाशों को हटा देगा। रही बात हमारी, हम क्या करेंगे, तो ये अभी तय कर लेते हैं। तुम गाड़ी नागशा चौक की तरफ डाल दो। अगर हम मुजफ्फरगढ़ जाना हो तो दाएं तरफ मुड़ जाएंगे। अगर बेट में पीरू माची के डेरे पर जाने का प्रोग्राम बना तो सीधा निकल लेंगे। ओके? ओके मैडम। मैंने अजीज होटल की तरफ जाने वाली सड़क पर टर्न लिया। मेरा ख्याल है कि हमें बेट खैरपुर की तरफ जाना चाहिए। पीरू माची को अब तक अपने गैंग के हशर नशर की खबर मिल गई होगी और वो अपनी बाकियात संभालने के लिए डेरे पर आ चुका होगा। बफर्ज मोहाल ऐसा ना भी हुआ तो हम दरिया पार करके उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बाबा के डेरे पर आखिरी सांसों के दरमियान पीरू माची के दस्ते रास अल्लादित्ता और वित्ते माची ने बताया था कि वो रोहेला वाली बस्ती के करीब वाक़े झोंकलोरी में अपने यार सज्जन जमील दस्ती के पास गया था। इस कमाश के लोग कोई बड़ा हाथ मारकर देसी शराब के मज़े लूटने के लिए महफिल जमाते हैं और टुन होकर भड़के मारते हैं। वो भी ऐसे ही जश्न मनाने के लिए दरिया के पार जमील दस्ती के डेरे पर गया था। उसे खबर नहीं थी कि उसकी अदम मौजूदगी में उसका बना बनाया गिरोह तहस नहस हो जाएगा। तुम्हारी बात मेरे दिल को लगी है। ठीक है, हम बेट खैरपुर जा रहे हैं। मैडम, क्या आप आइडिया कर सकती हैं कि पीरू माची के डेरे पर पुलिस ने क्यों रेड किया?
मालूम नहीं। ये छोटे क्रिमिनल गैंग उस वक्त पुलिस का तख्ता मश्क बनते हैं जब वो अपने मुरब्बी जागीरदार को नाराज कर बैठते हैं या पुलिस हुकाम की फरमाइश पूरी नहीं कर पाते। क्या ये मुमकिन नहीं कि पुलिस ने किसी दरख्वास्त गुजार की सतह पर कार्रवाई की हो? नहीं डियर, पुलिस एहलकारों के नज़दीक हुकाम बाला, जागीरदार और पट्टेदार बदमाश पहली तरजीह होते हैं। अवाम उन्नास की हैसियत महज पुलिस को खिलाने पिलाने और जी हुजूरी की होती है। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम कैसे चलता है? लॉ एंड ऑर्डर वो क्या होता है? ना तो यहाँ की आवाम जानती है और ना ही हुक्काम बाला। रही बात निज़ाम की, तो यहाँ कोई निज़ाम नहीं है। मैडम, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। हाँ कहो, क्या बात है? मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर कहा, मुझे यकीन है जब हम इस मिशन से लौटेंगे तो सीमू और अम्मा हमारे साथ होंगे। तमीद को छोड़ो, काम की बात करो। मैं ये कहना चाहता था कि इस मिशन के बाद मैं अपनी बहन की तलाश में निकलना चाहता हूँ। मैडम, जब भी मुझे परवीन की याद आती है ना, मैं नाकारा होकर रह जाता हूँ। मुझ पर अजीब तरह की मायूसी सवार हो जाती है। शहरयार, तुम क्या समझते हो कि मुझे परवीन वाला मामला भूल गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं इतनी भुलक्कड़ होती तो इतना बड़ा नेटवर्क न चला रही होती, बल्कि किसी जागीरदार का पहलू गरमारी होती, उसकी खुशामदें करी होती। मुझे याद है कि तुम हालात की किस जगह पर मुझे मिले थे, मुझे अच्छी तरह याद है। मगर शहरयार, तुम्हारे सामने सरदार हैदर खान के सिवा कोई चेहरा नहीं है। तुम्हारे दोस्त अमीर नवाज गधे के सर से सींगों की तरह गायब है। खालिद नूरपुर जाकर तुम्हें भूल बैठा है। सिवाय इंतजार के कुछ नहीं किया जा सकता। बहरहाल, यू डोंट वरी, वापसी पर तुम्हें भरपूर मौका दूंगी। शुक्रिया मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। कोई 10 मिनट बाद हम नागशा चौक पहुंच गए। मैंने एक पेट्रोल पंप से फ्यूल टैंक फुल कराया, पेमेंट की और मैडम को देखा। सीधा चलो, हमें बेट खैरपुर जाना है। क्या सखी मोहम्मद रवाना हो चुका है? हाँ, वो हमसे आधा घंटा पहले निकला था, अब तक वहां पहुंच चुका होगा। क्या उसने डेरा देख रखा है? नहीं, मगर चालाक आदमी है, पहुंच जाएगा। क्या वो अकेला गया है? मुझे तशवीश हुई। नहीं, मीरू शाह ने उसके साथ 2 आदमियों को तैयार किया था। हम डाबर पहुंचे थे कि मैडम का फोन बजने लगा। उसने फोन निकाला, नंबर देखा और तेजी से बोली, शहरयार, गाड़ी रोड साइड पर रोक दो। मैंने गाड़ी रोकी तो उसने कॉल रिसीव की। हाँ, बोल रही हूँ। मैंने देखा कि मैडम के तासुरात यकदम बदल गए थे। कोई मिनट भर के बाद वो बोली, नहीं, मैं तुम्हारा मुतालबा नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई भी डिमांड पूरी करने की रवादार नहीं हूँ। रही बात उन लोगों की जिन्हें तुमने अगवा कर रखा है, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। चाहो तो उन्हें गोली मारकर फेंक दो, चाहो तो उनके घर पहुंचा दो। दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया कि मैडम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कहा ना कि मुझे तुम्हारी या उन लोगों की कोई परवाह नहीं। तुम दिलेर दुश्मन नहीं हो, बुज़दिल शख्स हो, वरना आवाज बदल बदल कर बातें नहीं करते। क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम हमेशा मेरी नजरों से छुपे रहोगे? नहीं, अगर चाहूं तो तुम्हें आधे घंटे में पाताल से खींच निकालूं, मगर मेरे नजदीक तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। मैं कोशिश के बावजूद फोन से फूटने वाली भिनभिनाहट को समझने से कासिर था। मैडम ने फोन सेट के अकब में नसब नन्हे से स्पीकर पर अपनी हथेली रखी थी, जिसकी वजह से आवाज महज उसके कान तक महदूद हो गई थी। देखो, मैं इस वक्त एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने जा रही हूँ। तुम फिर किसी टाइम कॉल करना और अपना मुतालबा बता देना। उसने लाइन काट दी और मुझे गाड़ी चलाने का इशारा करते हुए बोली, मेरा इंतजार करो, मैं खुद तुम्हारी डिमांड शीट लेने के लिए आ रही हूँ। वेट फॉर द डेथ। कौन था मैडम? पहचान नहीं पाई। वो कमबख्त आवाज बदल कर बोल रहा था। वो बरहमी से बोली। मैं कुछ कहने लगा था कि मेरी निगाह अकब नुमा पर पड़ी। मैं चौंका। मेरे अकब में गहरे नीले रंग की टोयोटा करोला चली आ रही थी। उस गाड़ी को पहचानते ही मेरी रगों का खून मेरी आंखों में सिमट आया। उस गाड़ी और उसके मालिक को मैं कभी नहीं भूल सकता था। ये जोरावर की कार थी। मैडम, जोरावर की गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। मैडम ने गर्दन मोड़कर देखा और बोली, इसे ओवरटेक न करने देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हम फाइटिंग पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हमारा असला डिक्की में पड़ा है। वो हमारा टायर ब्रस्ट कर सकता है। मैंने तेजी से कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो चुकी थी। हमें चाहिए था कि गने और पिस्टल अपनी दस्तरस में रखते, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में परेशानी का सामना ना करना पड़ता। मैंने गैर महसूस अंदाज में गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, क्योंकि मैं या मैडम फिल डिक्की तक रसाई हासिल नहीं कर सकते थे। कार की रफ्तार भी बढ़ गई। मैंने बैक मिरर में कार में बैठे हुए की शक्लें देखने की कोशिश की, मगर कार की फ्रंट स्क्रीन पर पड़ने वाली रोशनी के निकास के बायस मैं कामयाब ना हो सका।
مجھے حیرت ہوئی کہ ناگا زوراور کی کار اچانک کس طرف سے نکل کر ہمارے عین عقب میں آن پہنچی تھی۔ میں ناکشا پہنچنے تک خاصا محتاط رہا اور اپنے پیچھے آنے والی ٹریفک کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تب تک یہ کار مجھے دکھائی نہیں دی تھی۔ زور آور خطرناک شخص تھا اور اس سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ اس سے بچنا ضروری تھا۔ سڑک خالی تھی جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اسپیڈو میٹر کی سوئی کو 130 کے ہندسے پر تھرکانے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر عقب نما میں دکھائی دیتی ہوئی ڈارک بلو کار مسلسل خطرے کی گھنٹی بجاتی چلی آ رہی تھی۔ ایسی وقت میں میڈم کے فون کی بیل بجی۔ زوراور کال کر رہا ہے۔ وہ بڑبڑائی اور کال ریسیو کر لی۔ ہیلو ینگ مین، میری یاد کیسے ہو گئی؟ وہ زوراور کی بات سنتی رہی، پھر مجھے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکنے کا حکم دیتے ہوئے بولی، اگر ایسا ہی ہے تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی۔ لو، میں نے گاڑی رکوا دی ہے۔ لینڈ کروزر رک گئی۔ ڈارک بلو کار ہمارے عقب میں آن رکی اور زوراور ڈرائیونگ گیٹ کھول کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا میڈم کی طرف بڑھا۔ میرے اعصاب تن گئے۔ میڈم نے شیشہ اتارا اور اپنا دستانے میں ملفوف ہاتھ باہر نکالا۔ ہیلو ینگ مین، کیسے ہو؟ زوراور نے ہاتھ تھاما اور شوخی سے بولا، آپ اپنا ہاتھ بھی دیتی ہیں تو دستانے میں چھپا کر۔ چلے اسی پر گزارا کر لیتے ہیں۔ اور سنائیں، کدھر جا رہی ہیں؟ اس نے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے اور قدرے جھک گیا۔ وہ دانستہ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک شادی میں شرکت کی غرض سے شجاع آباد جا رہی ہوں۔ آپ جیسی عظیم ہستی کے پاس اتنا ٹائم کہاں؟ کیسے فضول فنکشن اٹینڈ کرتی پھریں؟ میرے لائق کو حکومت تو صادر کیجئے، بندہ حاضر ہے۔ نو ینگ مین، تم بہت اچھے ہو۔ I love you۔ رہی بات تمہارے لائق کسی کام ہونے کی، تو یقین مانو کہ جب بھی مجھے تم سے کوئی کام پڑا تو میں رتی بھر بھی تکلف نہیں برتوں گی، کیونکہ مجھے تم پر اعتماد ہے۔ میڈم، آپ نے کہا تھا کہ استاد موبی کا قاتل آپ تک پہنچا تو آپ اسے میرے حوالے کر دیں گی، کیونکہ آپ کو بھی موبی اتنا ہی پیارا تھا جتنا مجھے۔ پھر آپ نے مجھے اور موبی کی روح کو دھوکہ کیوں دیا؟ اس کے قاتل کو اپنے پہلو میں جگہ کیوں دی؟ میڈم سنجیدہ ہو گئی۔ زوراور، میں نے کل جھوٹ بولا تھا، نہ آج بولتی ہوں۔ شہریار موبی کا قاتل نہیں ہے، اس کے قاتل کا معاون بھی نہیں ہے۔ خالد اس کا لنگوٹیا یار ہے میڈم۔ دوست ہونا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے کہ یہ تمہارے دوست کے قتل میں شریک نہیں تھا۔ تم نے خود بتایا تھا کہ موبی اس کا خون کرنا چاہتا تھا، اس نے اچانک ہی موبی پر وار کر دیا۔ جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے، جس کا وار چل جاتا ہے وہی الیگزینڈر قرار پاتا ہے۔ تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ شہریار نے موبی پر فائر نہیں کیا تھا اور خالد کے ساتھ اس کی موجودگی محض اتفاق تھی۔ دوبارہ خالد سے کبھی نہیں ملا اور نہ ہی جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ تمہارے خوف سے کہیں روپوش ہے۔ جب دکھائی دیا تو میں انفارم کر دوں گی۔ یہ کئی بار میرے ہاتھوں مرنے سے بچ گیا، ضروری نہیں کہ اگلی مرتبہ جب میں اس کے سر پہ پہنچوں تو اسے زندہ چھوڑ دوں۔ اسے بھی خالد کے ساتھ ہی کہیں روپوش کر دیں تو بہتر ہے۔ زوراور کا لہجہ کڑوا ہو گیا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میڈم نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا حکم دیا اور زوراور سے بولی، دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں، اپنے اندر جلتی ہوئی آگ کی شدت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اس آگ کو اپنی طاقت بناؤ، کمزوری بناؤ گے تو کہیں کے نہیں رہو گے۔ شہریار کی حیثیت کو مد نظر رکھو کہ یہ میرا دوست ہے۔ میڈم، شہریار کی طرف میرے بڑے حساب نکلتے ہیں، لیکن خیر، آپ کی موجودگی میں آپ کے شاہزور پر ہاتھ ڈالنے کو جی نہیں مانتا۔ دل آپ کا دیدار مانگتا تھا، وہ مل گیا۔ اب میں چلتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ میں بھی ایک دوست کی شادی میں شرکت کی غرض سے شجاع آباد جا رہا ہوں۔ چوٹ نہ کرو، سیدھی طرح بتاؤ۔ شجاع آباد سے آگے ایک بستی ہے سومن، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، رفاقت خان۔ وہ کسی مصیبت میں ہے، اس نے مجھے فون کر کے بلایا ہے۔ اس کی مدد کے ارادے سے اس کے ڈیرے پر جا رہا ہوں۔ گڈ بائے میڈم شکیلہ جی، سی یو اگین، وین ہارٹ ول جمپ ٹو یو۔ اس نے عاشقانہ انداز میں میڈم کا دستانے میں چھپا ہاتھ تھاما، لبوں اور آنکھوں سے لگایا اور ہاتھ لہراتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے عقب نما میں دیکھا۔ زاویے کی تبدیلی کی وجہ سے اس کی گاڑی کی فرنٹ اسکرین کے پار دکھائی دے رہا تھا۔ زور آور اکیلا ہی اپنے دوست رفاقت خان کی اعانت کی غرض سے بستی سومن جا رہا تھا۔ میڈم، رفاقت خان وہی ہے نا جس نے کینیڈا پلٹ نگینہ سے نکاح پڑھوایا ہے، نوروز خان کا بیٹا؟ او یس، مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ رفاقت خان ہمارے لیے ٹیڑھی کھیر ثابت ہو سکتا ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ زوراور کا دوست عام خصوصیات کا مالک نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے کہ زوراور اور رفاقت خان نگینہ کو تلاش کرتے ہوئے ہم تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہم نے اپنے پیچھے کوئی ایسا کلو نہیں چھوڑا ہے۔ یس میڈم، بشرطے کہ یہ لوگ HLV مس عالیہ تک نہ پہنچ جائیں۔
मैंने अपने अंदेशे का मुबहिम इजहार किया। जो भी होगा देखा जाएगा, फिलहाल हमें अपनी तवज्जो अपने काम पे मरकूज रखनी चाहिए। जोरावर को आगे निकलने दो। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। जोरावर हॉर्न बजाता हुआ आगे निकल गया। दोनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती हुई शुजाआबाद की तरफ आज़िम सफ़र थी। शहर के मज़ाफ़ात में पहुंचकर मैंने सवालिया नज़रों से मैडम की तरफ देखा। जोरावर शहर में से गुजर कर सुमन की तरफ जाएगा, जबकि हम उसी रास्ते पर जाएंगे जिस रास्ते पर पहले गए थे। मेन रोड छोड़ते ही रफ्तार बढ़ा लेना, उसने मुझे समझाया। मैंने मैडम की हिदायत पर अमल पैरा होते हुए मेन रोड से उतरते ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। बेट खैरपुर और पोंटा जाने वाली सड़क पर उतरने तक हमें जोर आवर की गाड़ी दिखाई नहीं दी और यूं हम उसकी नज़रों में आए बगैर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। अस्पताल के पास से गुजरते हुए गैर इरादी तौर पर हमारी नज़रें चार दीवारी के ऊपर से रहायशी कॉलोनी पर जमी रहीं। शुक्र हुआ कि आलिया या उसका शौहर हमें दिखाई नहीं दिया। मैडम, क्या आप सखी मोहम्मद के काम का जायजा लेना चाहेंगी? नहीं, पीरूमाची के डेरे पर चलो। मबादा के वो झोंकलोरी से वापस आ गया हो और दिल पर हाथ रखकर अपनी उजड़ी हुई दुनिया मुलाहजा कर रहा हो। उसका लहजा तंजिया था। पुख्ता सड़क खत्म हो गई और नाहमवार जिग जैग रास्ता शुरू हो गया। दरियाई फिजा में रची हुई मखसूस महक ने हमें अपने हिसार में ले लिया। मैडम, आपने सोचा तो होगा कि आपके कमजोर पहलू पर हाथ डालने वाला कौन हो सकता है। मेरा ख्याल है कि सरदार हैदर खान और उसका दस्ते रास्त उस्ताद बबलू मुतहरिक है। खान अपनी बेटी को बाजियाब कराने के चक्कर में लोटपोट हो रहा है। उसने जिंदगी भर अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी, यहाँ तो नाक कटने का मामला पेश आ गया है। पीरू माची के पीछे यहाँ आने से कहीं ज्यादा बेहतर होता अगर हम डायरेक्ट एक्शन करते हुए सरदार हैदर खान पर हमला करते। कहाँ? उसने अम्मा और सीमू को कहाँ छुपा रखा है, ये कैसे पता चलेगा? सॉरी मैडम, मैंने राय पेश करने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया। पीरू माची अच्छी तरह जानता है कि उसने दोनों को किसके कहने पर अगवा किया और उन्हें कहाँ पहुंचाया। यकीनन वो अब तक वहां मौजूद नहीं होंगे जहां पीरू माची उन्हें छोड़कर आया होगा, मगर वहां से हमें क्लू मिल सकता है। ये भी मुमकिन है कि यह हरामज़दगी सरदार हैदर खान की बजाय किसी और ने की हो और हम हैदर खान पर अपना वक्त ज़ाया करते रहें। आप अगर इख्वाकार का मुतालबा सुन लेती तो यकीनन ये वाज़ेह हो जाता कि हमारा दुश्मन कौन है और क्या चाहता है। नहीं, मैं अपनी कमज़ोरी उस पर अया नहीं करना चाहती थी। वो अब मखमसे में पड़ गया है। इस सूरत हाल पर गौर करा होगा। उसे पैंतरा बदलने में कुछ देर लगेगी। मुझे यकीन है कि मैं तब तक उसकी गर्दन दबोच लूंगी। थोड़ी देर बाद हम उस ढूंढ पर पहुंच गए जिसके किनारे पर रात को मैडम के सर में चोट आई थी। मैडम, जख्म की हालत कैसी है? कौन से जख्म की? ओ अच्छा, वो डंडे का जख्म। कमबख्त ने जोर का वार किया था। अब ठीक है, छेड़ने से दुखता है, वैसे नहीं। मैडम की नजरें उस नन्हे से टीले पर जमी हुई थी जहां उसे बेहोश करने के बाद चित्र हटाकर मुराद बख्श उस पर चढ़ बैठा था। मैंने गाड़ी से उतरकर डिक्की खोली। वहां एक कंबल, पानी, रस्सी के 2-3 गुच्छे और एक बैग पड़ा था। मैडम ने कदरे बुलंद आवाज में कहा, गने कंबल के नीचे पड़ी होंगी। मैंने कंबल खींचा, नीचे पड़ी हुई दोनों गने और पिस्टल निकाले, मैगजीन्स चेक करके चढ़ाए और इजाफी राउंड उठाकर मैडम के पास आ गया। उसने अपने लिए के गन और पिस्टल ले लिया। पिस्टल रिवायती जसामत के थे। असलहा बाहतमाम संभालने के बाद मैंने पीरू माची के डेरे का रुख किया। वहां पहुंचकर हमें मायूसी का सामना करना पड़ा। डेरे का मंजर जूं का तू था। 3 कदावर कुत्ते मुराद बख्श की लाश के करीब सहन में उदास और परेशान हाल बैठे थे। हमें देखकर वो भौंकते हुए दूर चले गए। मुझे हैरत हुई कि उन्होंने मुराद बख्श की लाश को मुंह तक नहीं लगाया था। उन्होंने उसकी आंख के डेले और छींचड़ों को भी नहीं खाया था। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, मैडम, कुत्ता गोश्तखोर जानवर है। गोश्त सामने पड़ा हुआ है, मगर कुत्तों ने उसे अपनी सरिश्त के बरक सूंघा तक नहीं। है ना अजीब बात? मैडम ने मुराद बख्श को नजर देखते हुए कहा, पालतू कुत्ते अपने मालिक का मांस कैसे खा सकते हैं शहरियार? मुराद बख्श उन्हें आज तक खिलाता पिलाता आया था, कैसे उसके हाथ पर उनकी खुराक बन सकते हैं? मैंने देखा कि सहन के पार बुलंद कामत दरख्त के नीचे खड़े तीनों कुत्ते हमारी जानिब मुंह किए खड़े थे। वो बड़ी तवज्जो और इन्हमाक से हमें देख रहे थे। उनके अंदाज से उनकी फितरी बेचैनी और इस्तराब आया था। डेरे के सरसरी जायजे से साफ आया था कि वहां किसी ने मेरे बाद कदम नहीं रखा। अगर पीरूमाची ने इस इलाके को अपनी कमीनगाह बनाया था तो बिला वजह नहीं बनाया था। कई घंटे गुजरने के बाद भी पीरूमाची के डेरे पर होने वाले कत्ल और पुलिस रेड की खबर नहीं फूटी थी। किसी ने इधर आने की जहमत नहीं की थी, हालांकि फायरिंग की आवाज़ अतराफ में काफ़ी दूर तक सुनी गई होगी।
यकीनन पीरू माची की दहशत ने किसी को इधर नहीं आने दिया था। सरदार हैदर खान ने दरिया सिंध के बेले को अपनी बदमाशियों की आबियारी के लिए मख्तस कर रखा था। चनाब के पेट पर अनगिनत शाहजरों का कब्जा था। दरियाओं में पानी कम होने की वजह से बेले का इलाका खासा सिमट गया था, मगर अपनी खूनरेजी समेत अभी तक मौजूद था। उन जंगली और दरियाई इलाकों में कानून की अमली तौर पर मुदाखलत बहुत कमज़ोर थी। यहाँ वही कुछ होता था जो जानवरों की दुनिया में रवा होता है, ताकत का इस्तेमाल और फतह बज़ोरे जंग जदल। मैडम ने फैसला कुन अंदाज में कहा, हमें यहाँ मजीद टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये तय है कि पीरू माची यहाँ नहीं आया। वो अभी तक झोंक लोरी में अपने दोस्त के पास मुकीम है। उसे अपने गिरोह पर बीतने वाले वाक़यात की खबर नहीं हुई। ये भी तो मुमकिन है कि उसे पता चल गया हो और वो रूपोश हो गया हो। हाँ चलो, दरिया पार करते हैं। उसने उचटती हुई निगाह मुराद बख्श की लाश पर डाली और पलटकर गाड़ी की तरफ चल दी। थोड़ी देर बाद हम फिर दरिया पर मौजूद थे। मैडम ने मुझे उस तरफ चलने का हुक्म दिया जिस तरफ से पानी आ रहा था। दरिया के उमूदी कटाव ने सतह ज़मीन को गैर मामूली तौर पर नाहमवार कर रखा था। कहीं अचानक 10-12 फुट ऊंची रेतीली ज़मीन का तख्त पिच जाता, तो कहीं कद्दे आदम गढ़ा अचानक नमूदार हो जाता। बैल रेहड़ियों और ट्रैक्टरों की आमदोरफ्त के बायस जिग-जैग अंदाज में दो मुतवाज़ी लकीरों पर मुश्तमिल रास्ता दूर तक जाता दिखाई दे रहा था। मैडम ने मुझे खबरदार किया था कि उन लकीरों से हटने की सूरत में गाड़ी कच्ची जगह पर फंस जाएगी। चूँकि दरिया की छोड़ी हुई जगह पर चिकनी मिट्टी की तह जमी नजर आ रही थी, जिसके नीचे मोटी रेत वाली ज़मीन थी, इसलिए ऐसी जगहों पर गाड़ी का अचानक फंस जाना बईदस इम्कान नहीं था। कोई 1.5 फरलांग का फासला तय करने के बाद एक दोराहा दिखाई दिया। मैडम बोली, यहाँ से बाएं हाथ टर्न ले लो। मैंने गाड़ी मोड़ दी। हमारा रुख रवा दरिया की तरफ हो गया। 2-3 मिनट बाद हम एक चबूतरा नुमा जगह पर पहुंचकर रुक गए। हमारे ऐन सामने कोई 150 फुट चौड़े पाट वाला दरिया बह रहा था। मौसम सरमा की वजह से पानी गदला नहीं था, बल्कि उसकी रंगत सब्जी माइल थी। हम नीचे उतरे और पैदल चलते हुए किनारे तक चले गए। मैडम ने आंखों पर हाथ का छज्जा सा बनाया और चढ़ते रुख को देखकर बोली, वो रहा बीड़ा। हम उस बीड़े के जरिए अपनी गाड़ी को दरिया के पार ले जा सकते हैं। बीड़े वाले को आवाज़ देकर अपनी जाने मुतवज्जो करो। मैंने उसकी नज़रों के ताक़ुब में बीड़े को देख लिया। ज़्यादा फासला होने की वजह से बीड़े की जसामत आम कश्ती के बराबर महसूस हो रही थी। मैंने दोनों हाथों का भोंपू बनाया और फेफड़ों की पूरी ताकत बुरे कार लाते हुए उसे आवाज़ दी, ओए। के बाद तिगरे मैंने कई आवाज़ें दी, मगर बीड़े पर कोई नकलो हरकत दिखाई न दी। यूँ लग रहा था जैसे मल्ला बीड़ा वहाँ खड़ा करके कहीं दूर गया हुआ था। तुम उस तरफ जाओ, बीड़े के करीब तरीन मकाम पर खड़े होकर अपना लाउड स्पीकर चलाओ। मैं चढ़ते रुख पर पैदल चल पड़ा, क्योंकि गाड़ी को उधर नहीं ला जा सकता था। चंद कदम चला था कि मेरी आंखों के सामने वो मंजर लहरा गया जो मैंने ढूंढ पर देखा था जब मैं झुंगी में से असलहा उठाने के लिए गया था। मुराद बख्श ने मेरी अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए डंडे के ज़ोरदार वार से मैडम को ज़मीन पर बिछा दिया था। मैं पलट कर खड़ा हो गया। मैडम, गाड़ी को कोई ख़तरा नहीं, आप मेरे साथ आ जाएं। इर्द गिर्द कोई दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कोई ख़तरा नहीं है, तुम जाओ ना। मैं रुका रहा तो वो बोली, जाओ ना। प्लीज़ मैडम, आप मेरे साथ आ जाएं। देखें दरिया की फ़िज़ा कितनी जानदार है। ओके चलो, मैडम ने मुस्कुराकर कहा। हम दोनों एक साथ चल पड़े। इसके साथ ही एपिसोड 49 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए एपिसोड 50 समाप्त फरमाएं।